Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of December 2020. तो आज है तारीख 30 दिसंबर 2020 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। ओके, एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, नीचे ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आपको इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को इस चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक के नाम से। उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ क्लिक करोगे तो ये चैनल अपने आप खुल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। बहुत सारे नोट्स पीडीएफ्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर दो वीडियोस अपलोड होती है डेली बेसिस पे, एक डेली करंट अफेयर की और फिर उसके बाद द हिंदू एनालिसिस की। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सारी चीज़ों की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, पीडीएफ्स कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। ठीक है, देखो होता क्या है, लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते और फिर कमेंट में कमेंट आते हैं बहुत सारे कि नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा। तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, तो आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह हम लोग अपना डिस्कशन एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो आपको मैप में जाकर देखना है वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि उस वहाँ पर भी एक नया कोविड-19 का वेरिएंट देखने को मिला है जो कि तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो साउथ अफ्रीका को मैप में जाकर देखना, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ अफ्रीका से बाउंड्री शेयर करती हैं, उन सब के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे मालूम चलेगा हाँ आप लोगों ने इसको जाकर देखा है। साथ ही साथ आप लोगों को भी एक क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, नाउ पेज नंबर 1 के ऊपर सबसे पहला आर्टिकल है यूके के कोरोना वायरस से रिलेटेड। है क्या यहाँ पे, देखो यूके से 6 लोग रिटर्न करे हैं इंडिया के अंदर, और उन 6 लोगों की जब टेस्टिंग करी गई तो वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ये कौन सा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि यूके के अंदर नया वेरिएंट फैला है। ठीक है, यूके के अंदर आप लोगों को मालूम होगा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर मैंने काफ़ी बार इसके बारे में कवर भी किया था, एक नया टाइप का कोरोना वायरस वेरिएंट फैल चुका है। और यानी कि एक म्यूटेशन चेंज आया है कोरोना वायरस के अंदर में, और उस चेंज की वजह से जो वो कोरोना वायरस है वो और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो चुका है, 70% तक और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो चुका है। ठीक है, और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है नाउ। और वही जो कोविड-19 वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पर। नाउ जो 6 लोग हैं वो रिटर्न हुए हैं इंडिया के अंदर, और उनमें भी ये जो वायरस है ये पॉजिटिव देखने को मिला है। ओके, तो यही चीज़ बताई गई है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पढ़ने लायक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट। है क्या, देखो यहाँ पर जो नया कोरोना वायरस है यूके के अंदर, उसके अंदर एक म्यूटेशन चेंज हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ये पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, लंबा टॉपिक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। एक म्यूटेशन चेंज होता है, देखो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द जीन। ठीक है, जीन के अंदर जो बदलाव होते हैं उनको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन चेंज। यानी कि जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सब के अंदर बदलाव देखने को मिलता है ना, तो वो होता है एक म्यूटेशनल चेंज। जैसे कि मान लो इंसान के अंदर भी म्यूटेशन चेंज होता है, ह्यूमंस के अंदर भी। जैसे कि देखो, एक तो यूजलेस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं। ठीक है, 5 होनी चाहिए, 6 होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर एक जो छठी उंगली है उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि 5 उंगली से भी वही काम होना है, 6 उंगली से भी काम होना है, तो वो छठी उंगली जो है उसका कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, तो वो भी एक म्यूटेशन चेंज है, लेकिन वो यूजलेस चेंज है। तो ऐसे ही म्यूटेशन चेंज वायरसेस के अंदर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वायरस है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे कि ये वाला कोविड-19 हमने देखा, कोविड-19 का वेरिएंट, नया वेरिएंट पाया गया यूके के अंदर, और उसके अंदर बदलाव देखने को मिला, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो चुका है। ठीक है, तो ये था ये नया वेरिएंट, तो आप लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे वेरिएंट कौन सा है, बी 1.1 करके नाम था इसका, इस वेरिएंट का। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, और इस आर्टिकल पे सॉरी इस पेज पर एक ही आर्टिकल था आप लोगों के लिए पढ़ने लायक। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ है नहीं हमारे पढ़ने लायक। देखो, है क्या, कैपिटल से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लिया करो, यानी दिल्ली से रिलेटेड एक दो आर्टिकल पढ़ लिया करो कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, क्या सिचुएशन चल रही है। जैसे कि आज के टाइम में कैपिटल यानी दिल्ली
कि क्यों न्यूज़ में, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से। दूसरी चीज़ क्यों न्यूज़ में, वहाँ के एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमेशा पढ़ते हुए रहा करो कि वहाँ का क्या क्लाइमेट कंडीशन है। यानी कि जब तक न्यूज़ के अंदर है तब तक तो आपको कवर करते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैपिटल के लेकर ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। ठीक है, यानी कि वहाँ की जो एयर की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि एयर के अंदर हैं, और अगर आप लोग उस हवा में रहोगे तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो। इनफैक्ट जो एज्ड लोग होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो अगर उस हवा में रहेंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इतनी हार्मफुल एयर हो चुकी है दिल्ली की। ओके, ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और पेज नंबर 3 है ये हमारा। और यहाँ पे कुछ नहीं है पढ़ने लायक, क्या पढ़ोगे इसमें। ठीक है, पेज नंबर 4 पे आएंगे। तो पेज नंबर 4 पे भी कोविड-19 के कुछ केसेस हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये वो था, इसे आप लोग स्किप कर सकते हो। पेज नंबर 5 पे भी हमारे लिए कुछ है नहीं ना। आगे आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 8 के ऊपर आएंगे। और पेज नंबर 8 पे यहाँ पे आप लोग को एक आर्टिकल ये दिखेगा। क्या बोला जा रहा है, सेंटर फार्मर्स टू रिज्यूम टॉक्स टुडे। यानी कि जो केंद्र है, हमारी सरकार है, और साथ ही साथ जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं आज के टाइम पर दिल्ली के अंदर, तो इनके बीच में आपस में आज के दिन बात होने वाली है। देखेंगे ये जो प्रोटेस्ट है इसका क्या सोल्यूशन निकाल कर लेकर आते हैं ये लोग। देखो, आज बात होगी तो ये कल ऑब्वियसली आर्टिकल आने वाला है न्यूज़पेपर के अंदर। देखेंगे क्या क्या सोल्यूशन निकलेंगे, तो हम लोग कल उसको कवर करने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे बातचीत होती है आपस में। अब की बार फार्मर्स कुछ एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को कल मालूम चलने वाली है। नाउ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, INCOIS ने लॉन्च कर दिया है डिजिटल ओशियन। अब ये INCOIS है क्या, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, होता क्या है, ये बॉडी ओशन को लेकर काम करती है, जो समुद्र हैं हमारे, उनके ऊपर काम करती है, उनके ऊपर रिसर्च करती है, उनके ऊपर स्टडीज़ करती है। तो इस बॉडी ने एक नया आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है डिजिटल ओशन। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, हर्षवर्धन साहब, इन्होंने लॉन्च कर दिया है डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म को, जहां पर बहुत सारा डेटा होने वाला है ओशन से रिलेटेड। यानी कि जितना भी ओशन से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑपरेशन एजेंसीज, स्ट्रेटेजिक यूज़र्स, एकेडमिक कम्युनिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, पब्लिक, सारी चीज़ें जो होंगी, सारा डेटा जो है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा, ओशन से रिलेटेड होगा, वो सब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करके जाकर डेटा को अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग ओशियनोग्राफी को न्यूज़ के अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओशियनोग्राफी के ऊपर काम करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग इस बॉडी के नाम बारे में याद रखना। एक बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो रिपीट एक बार और कर लेते हैं। INCOIS की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डेटा रहेगा, ठीक है, वो उस चीज़ के ऊपर ये बॉडी काम करती है। साथ ही साथ और क्या इसने जो नया न्यूज़ के अंदर क्या है, वो उसने डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, जिसमें रिलेटेड टू द ओशनोग्राफी सारा का सारा डेटा होने वाला है। नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे PM साहब क्या बोल रहे हैं, PM साहब ने बोला, पुट डेवलपमेंट अबव पॉलिटिक्स। यानी कि पॉलिटिक्स से पहले भाई डेवलपमेंट के ऊपर काम करा जाए, यानी कि विकास को सबसे ऊपर रखा जाए। देखो होता क्या है, यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ट्यूसडे में ये बोला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हमेशा हमें दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा करते रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर वो ऊपर रहेगा तो ही कंट्री जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को टैकल आउट कर पाएगी। इनके द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो बेसिकली इनके द्वारा ये बोलने वाला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ये मैं रीड कर देता हूँ। A country's infrastructure is not the ideology of any part but the path of development। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का, वो एक डेवलपमेंट का पाथ होता है। If political parties want to compete, they should compete on infra quality, speed and scale।
यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर compete करना चाहती है, मैं आगे हूँ, तो भाई उसे compete इस खेल में नहीं करना चाहिए। अगर compete करना ही है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम करे। कोई भी अगर सरकार आ रही है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करे। और इनके द्वारा पिछली सरकार के ऊपर भी यहाँ पे बोला, पिछली सरकार के ऊपर इन्होंने बात भी बोली कि उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फिर उन्हें भी यहाँ पर जो है उसकी वजह से ये आगे इतना यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। और किसी भी कंट्री को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए, उसको डेवलप करता रहना चाहिए हमेशा। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इस आर्टिकल में बात हो रही है जो पाकिस्तान है आज के टाइम पर वो चाइना से खूब दबा के पैसे लेता है, इज़ अ पॉन इन चाइनीज़ पॉलिसी। यहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ बोल रहे हैं ये, ठीक है। देखो है क्या कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे चाइना ने पूरा का पूरा डेट ट्रैप में फंसा दिया है पाकिस्तान को। डेट ट्रैप, ठीक है। डेट ट्रैप क्या होता है कि काफ़ी सारा ढेर सारा लोन दे दो, पैसा दे दो और फिर वो कंट्री चुका ही ना पाए। ऑब्वियस सी बात है, चाइना ने बहुत सारा पैसा दे रखा है पाकिस्तान को, बहुत सारा लोन दे रखा है जो जो पाकिस्तान मुश्किल है चुका पाए। और आज के टाइम पर तो खासकर इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन है पाकिस्तान की। इकॉनमी की बात ही मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया जो डेट ट्रैप है उसके अंदर फंसा रखा है और फिर उसके बाद जो है ये कंट्री जो है इसके पैरों में ही रहेगी और क्या, क्योंकि चाइना ही जो बोलेगा पाकिस्तान को वो करता रहेगा पाकिस्तान, ठीक है। ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज इज अंडरस्टैंडिंग चाइना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखो चाइना पाकिस्तान आज के टाइम पर काफ़ी सारा यूनाइट देखने को मिल रहा है, इनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि आपस में ही हम ये दोनों हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। और पड़ोसी देश से ही हमारे कोई भी रिलेशंस मेंटेन नहीं है, ये इन दोनों से रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये आपस में ग्रो हो रहे हैं, मिलकर मिलकर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये एक चिंता वाली बात है इंडिया के लिए। लेकिन इतनी चिंता क्या करनी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है चाइना की पॉलिसी को। यानी कि अगर हम चाइना को समझ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चाइना बोलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान वही करेगा। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें टैकल आउट कर पाएंगे। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज है, वो अंडरस्टैंडिंग चाइना। क्योंकि चाइना का मतलब हम लोग देख ही नहीं सकते कि मतलब पता नहीं क्या क्या करने लगता है यार, ठीक है। तो फिर बात ही मत करो यहाँ पर। वही सारी चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें बताया देखो इसमें एग्जैक्टली क्या है कि जो पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा फंसा पड़ा है चाइना के अंदर। ना उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स, हाईलाइटेड आर्टिकल्स, छोटे छोटे आर्टिकल हैं। है क्या, सबसे पहला यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा नो एविडेंस दैट वैक्सीन्स विल बी इनफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। यानी कि ऐसा कोई भी अभी तक एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं आया है कि जो वैक्सीन है वो इनफेक्टिव हो, यानी कि वैक्सीन काम नहीं कर रही हो वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। जहाँ पे भी वैक्सीन को इस्तेमाल किया है उस वैक्सीन ने सक्सेसफुली काम किया है, ठीक है। ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि वैक्सीन काम ना कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया। सेकंड में जो म्यूटेटेड वायरस है वो उससे डेथ नहीं हो रही है। एक रिपोर्ट जारी करी है, देखो इस आर्टिकल को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। है क्या इसमें, जो को यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी मैंने आपको बताया कोरोना वायरस न्यू वेरिएंट फैल रहा है। और वो कैसे फैल रहा है, क्योंकि उसके अंदर चेंज आ गया है, वो इस वजह से न्यू वेरिएंट बोला जा रहा है उसे। और उस चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटेशन चेंज बोलते हैं। और वो जो म्यूटेटेड वायरस है, यानी कि जो खतरनाक है, 70% इन्फेक्शियस वायरस है, उससे ये बताया जा रहा है कि भाई उससे डेथ नहीं हो रही है, ठीक है। और स्टडीज़ ये बताती हैं, जितनी भी रिसर्चेस हुए हैं, स्टडीज़ हुई हैं, रिपोर्ट्स हुई हैं, वो ये बताती हैं कि जो वायरस कम इन्फेक्शियस होता है, जिस वायरस में कम इन्फेक्शन होता है उससे डेथ ज़्यादा होती हैं। और जिस वायरस में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उससे डेथ कम होती हैं। तो इस वाले जो नया वेरिएंट है यूके के अंदर जो स्प्रेड हो रहा है उससे डेथ कम है, ठीक है, उससे डेथ कम होती हैं। ओके, ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर 11 के ऊपर एडवर्टीजमेंट पेज है जो कि टोटली स्किप करना है। पेज नंबर 12 को भी स्किप करना है। पेज नंबर 13 पे देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। वर्ल्ड पेज के ऊपर सबसे पहला आर्टिकल ये वाला है। यहाँ पे देखो इसी वजह से मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूज़ में जाकर साउथ अफ्रीका को देखना। है क्या, जो साउथ अफ्रीका है उसने इम्पोज कर दिए हैं नए कोरोना वायरस कर्ब्स को। यानी कि जो न्यू वेरिएंट को साउथ अफ्रीका के अंदर फैलता हुआ हम लोग को नज़र आ रहा है, जैसे यूके के अंदर एक नया वेरिएंट फैला वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट फैला है। तो साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया है कि भाई जो अल्कोहल है उसको पूरी तरह से बैन करा जाए, साथ ही साथ जो मास्क वगैरह है उनको पहना जाए, और जो पब्लिक है उसमें जो क्राउड वगैरह हो रही है उससे अवॉइड करा जाए। वही जनरल सी बातें हैं जो कि हम लोगों को मालूम है, ठीक है।
ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल, कल मैंने एक आर्टिकल कवर किया था कि जो चाइना की एक जर्नलिस्ट थी जैंग जैंग, ठीक है, जैंग जैन एक जर्नलिस्ट थी जिनको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने वुहान के ऊपर रिपोर्ट करी थी, यानी चाइना के खिलाफ ही काफ़ी सारी रिपोर्ट वगैरह बना दी थी। तो यहाँ पे ईयू सीक कर रहा है, ईयू बोल रहा है कि भाई जो रिलीज़ करा जाए सिटीजन जर्नलिस्ट को इन चाइना प्रिजन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद और आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, बिजनेस पेज के ऊपर, दैट इज़ इकॉनमी रिलेटेड। तो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल एक ही है यहाँ पर और वो है पॉलिसी रोल बैक में डेंट बैंक्स हेल्थ। यानी कि आरबीआई की रिपोर्ट आई, आरबीआई की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि कोविड 19 पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी हमारी बहुत ज़्यादा डाउन हुई। हालांकि इस टाइम थोड़ी सी ग्रो हो रही है लेकिन वो भी अभी भी निगेटिव में ही है, ठीक है। लेकिन तो उससे असर क्या पड़ा, जो हमारे बैंक वगैरह हैं, बैंकिंग सिस्टम है, उनके ऊपर बहुत बड़ा डेंट लग चुका है, बहुत बड़ा आप कह सकते हो बैंक के ऊपर भी बहुत बड़ी रोक लग चुकी है इन पेंडेमिक की वजह से, इस कोविड 19 की वजह से। ना हो तो उसको हटाने के लिए आरबीआई नई नई चीज़ें लेकर आने वाला है, जैसे कि लोन्स वगैरह के कुछ स्कीम्स वगैरह लेने वाला है जिसमें इंस्टॉलमेंट्स वगैरह से की तरह इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के ऊपर काम करा जाएगा, ठीक है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बैंक के सिस्टम को अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा बैंक चलता किसके ऊपर है, बेसिकली लोन के ऊपर ही चलता है। क्या होता है कि बैंक कैसे चलता है, बैंक क्या करता है, कोई भी लोन देता है इंडस्ट्रीज़ वालों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े, मान लो कि कोई ये पर्सन है इसे इंडस्ट्री लगानी है, जाएगा बैंक लोन लेगा, और लोन लेगा, हाई अमाउंट का लोन लेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी देगा। तो बैंक जो चलता है वो इस इंटरेस्ट के ऊपर चलता है, ठीक है। और इन इंडस्ट्रियलिस्ट से बैंक हाई इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, बहुत हाई ब्याज पे हाई ब्याज लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है जितना भी लोन देता है वो। और उसके बाद जो आप बैंक के अंदर पैसा जमा करते हो उस पर वो बहुत लो इंटरेस्ट देता है, ठीक है, कम ब्याज देता है। तो इस तरीके से बैंक हमारा रन करता है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा मोस्टली लोगों को, ठीक है। नाउ अब चलते हैं हम लोग वापस अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। तीन चार एडिटोरियल हैं बड़े बड़े जिन्हें डिस्कस करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो जल्दी से उन्हें भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ थोड़ा सा रुकते हैं, इसे पेज नंबर 6 पे आते हैं, एडिटोरियल फार्मर प्रोटेस्ट, छोड़ो इस आर्टिकल को, ठीक है, पक गए पढ़ते पढ़ते। ना उसके बाद यहाँ पे आता है ये वाला आर्टिकल जो कि आप लोगों के पढ़ने लायक है, और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है पेंडेमिक लेसन्स को लेकर, रेजिलेंट सप्लाई, यानी थोड़ा बहुत इकॉनमी से रिलेटेड होगा। क्या है आर्टिकल के अंदर कि अगर हम बात करें आज के टाइम पर जो हमारा सप्लाई चेन है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, खासकर जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो काफ़ी डाउन हो चुका है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। क्यों? पेंडेमिक की वजह से। तो पेंडेमिक ने एक लेसन सिखा दिया है कि भाई अपनी कंट्री में जो सप्लाई चेन है वो ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया को काफ़ी सारे प्रोडक्शंस खुद करने पड़ेंगे और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा बेटर होता है रादर देन इम्पोर्ट, ठीक है। अगर इम्पोर्ट करती है कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट से तो वो काफ़ी हद तक लॉस में ही रहती है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है इम्पोर्ट से तो उसके पास फॉरेन करेंसी भी आती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंट्री वो चलती रहती है, काफ़ी ज़्यादा उसकी जीडीपी वगैरह भी बढ़िया चलती है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे तो सबसे पहले एक की लेसन दे चुका है हमें कोविड 19, वो ये दे चुका है कि भाई किसी भी कंट्री का जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, एक रेजिलियंट सप्लाई चेन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि इकॉनमी है वो बढ़िया चलती रहे। देखो ऐसी सिचुएशन जो है जैसे कोविड 19 की वजह से इंडिया की हालत हुई है, वैसी पहले बहुत सारे कंट्रीज़ की हालत हो चुकी है। जैसे कि जापान के अंदर, जापान में एक अर्थक्वेक आया था 2011 में, जिसकी वजह से जापान का सप्लाई चेन पूरी तरह से तबाह हो गया था, यानी सप्लाई चेन तबाह हो गया, यानी कि पूरी तरह से लॉस में जा रहा था और एक्सपोर्ट्स वगैरह बंद हो गए थे, ठीक है। जो भी जापानीज़ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करते थे यूनाइटेड स्टेट्स को, उन सब के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया था, वो सब एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे जापान ने ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जापान के बाद जो है सऊदी अरेबिया में ऐसे देखने को मिला, सऊदी अरेबिया में भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, एक अटैक हो गया था अरामकोज में, अरामकोज ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ, और उस अटैक की वजह से जो सऊदी अरेबिया है उसने एक्सपोर्ट करना यहाँ पे उसके द्वारा एक्सपोर्ट करा ही नहीं गया, जो ऑयल था उसके अंदर एक्सपोर्टिंग जो है वो एकदम से ही डाउन हो गई, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर ही अटैक हो गया। और सऊदी अरेबिया जाना किसके लिए जाता है? तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए जाना ही जाता है। और वो उसी की वजह से सऊदी अरेबिया के पास पैसा भी है, ठीक है। अगर तेल वेल नहीं होगा वहाँ पे तो सऊदी अरेबिया के पास कोई पैसा नहीं है, उन लोगों को तेल मिल गया, वही सबसे बड़ी बात है, उसकी वजह से ही सऊदी अरेबिया इतना अमीर हो चुका है, ठीक है।
तो फिर ये अरब वालों को आप लोग देखोगे तो इन लोगों के भी यहाँ एक बार अटैक हो गया था वहाँ पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला क्योंकि वो लोग सप्लाई नहीं कर पाए। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कंट्री के पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। ऐसा ही चाइना के साथ भी देखने को मिला था। चाइना में भी 2010 के आसपास एक डिस्प्यूट देखने को मिला था जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है चाइना का वो भी डाउन हो चुका था। नाउ अब सिचुएशन देखने को मिल रही है नोवल कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर हम हालत देखें तो इंडिया की कुछ बहुत सारी सेवरल कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, जिन्होंने एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट करना बंद हो गया। ठीक है, और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो, है ना। तो फिर उसी के बारे में बताया गया, लेकिन उसके बाद एक नया इनिशिएटिव और ये सारी चीज़ें आई, और जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आपस में मिलकर एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपस में ये लोग अपना जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो चाइना को हमेशा अगेंस्ट में रखने के लिए, क्योंकि चाइना की हरकतें ज़्यादा अच्छी नहीं, किसी को मतलब पूरी दुनिया में ही चाइना पसंद नहीं करता कोई। ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो चाइना को कोई पसंद नहीं करता इतना। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें और चीज़ें इसके बारे में, तो देखो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिसरप्शन में आज के टाइम पर, सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्शंस करने पड़ेंगे और इन प्रोडक्शंस को सप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू दी अदर कंट्रीज़, जिनकी वजह से हम लोग अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा आप कह सकते हो रेजिलियंट बना सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के टाइम पर, तो आज के टाइम पर हालांकि हम लोगों ने इंपोर्ट थोड़ा सा कम किया है, यानी कि हम लोगों ने इंपोर्ट थोड़ा सा कम कर दिया है चाइना से। क्यों? चाइना से पहले हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, जब से डिस्प्यूट हुआ है, आपस में लड़ाई हुई है चाइना के साथ, तब से हम लोग थोड़ा सा कम इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स हम लोग काफ़ी हद तक बनाने चालू कर दिए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें किस किस चीज़ में, लाइटिंग फिक्सचर्स और इंटीरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सब हम लोग अभी अपने खुद डेवलप कर रहे हैं और इन सब का जो इंपोर्ट है वो कम कर दिया है। लेकिन अभी भी इंडिया का जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी वो भी 80% है। 80% इंडिया बाकी कंट्री से इंपोर्ट करता है सामान को, जैसे कि चाइना से, यूएस, जर्मनी, सिंगापुर और जापान से भी यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर हम इंडिया के इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है वो 120 बिलियन डॉलर्स की है, और अगर हम बात करें 2025 तक वो 400 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। तो वो भी एक क्या कर सकता है, इंडिया इससे फ़ायदा उठा सकता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सप्लाई कर सकता है, जिससे कि इंडिया को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड बताया गया, अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करें, यानी कि फाइटर जेट्स और इन सब चीज़ों में, तो जो हमारा एक स्टेप था आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अभी हमने लॉकडाउन में एक स्टेप उठाया जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हम लोग खुद अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बोला कि 101 आइटम्स हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि हम लोग बाहर की कंट्रीज से बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे, उसमें से हमने 101 आइटम्स को लिस्ट में डाल दिया कि भाई ये 101 आइटम हम लोग खुद बनाएंगे, खुद अपना प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग किसी से नहीं खरीदने वाले। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग भी इसको सप्लाई कर लेंगे, जिससे कि काफ़ी सारा बेनिफिट हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन है ये भी। नाउ इंडिया के पास पूरी की पूरी कैपेसिटी है, पूरी पावर है कि वो एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन सके इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की कंपनीज जो हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है, इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है, लेकिन इंडिया को वो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग पेंडेमिक का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ था ये कंप्लीट आर्टिकल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 7 पे। उसके बाद यहाँ पे आता है ये वाला आर्टिकल, ये इसमें कुछ है नहीं इतना पढ़ने लायक, मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो इस आर्टिकल में बताया गया जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसके लिए नए नए आइडियाज़ की हमें ज़रूरत है। यानी कि क्लाइमेट पॉलिसी, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सारी ही कंट्रीज़ ज़्यादातर पॉल्यूशन करती हैं बहुत ज़्यादा। अमेरिका सबसे टॉप पर रहता है, चाइना भी है, इंडिया भी टॉप 10 के अंदर ही है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। नाउ नया साल स्टार्ट हो रहा है 2021, और 2021 स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पर उसी की वजह से आर्टिकल दिया गया है कि भाई अभी भी टाइम है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये क्लाइमेट पॉलिसीज़ है इनके अंदर हम नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है,
सभी लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इसको साइन किया था कि वो पोल्यूशन नहीं करने वाली, और कुछ सालों में वो लोग अपने कार्बन एमिशन को, यानी जो भी पोल्यूशन कर रही हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो इंडिया भी यहाँ पर एक था जिन्होंने साइन किया था। इंडिया अपनी पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है उसको मीट करेगा 2030 तक, यानी 2030 तक जो इंडिया पोल्यूशन करता है उसको ना के बराबर कर देगा। क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर कोल्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, कोयला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। और सबसे मेन अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो मेन पोल्यूशन है वो कोयले की वजह से है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया को लेकर बहुत ही सारी कंट्री से कंपेयर करेंगे, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वेस्टेज ऑफ फूड कम होता है, यानी कि जो फूड की खाने की बर्बादी है वो कम होती है। जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर हर साल के अंदर कोई भी एक पर्सन 65 किलो तक चिकन खा लेता है, मीट खा लेता है। अमेरिका के अंदर 100 kg तक खा लेता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं होता है। बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर वेस्टेज ऑफ फूड ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट एमिशंस के बारे में बात करें, ग्लोबल एमिशन, वो भी यूएस वगैरह के अंदर काफ़ी सारा ग्लोबल एमिशन देखने को मिलता है ना। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है कोल की वजह से, कोयले की वजह से। कोयला एक मेन फैक्टर है पोल्यूशन का इंडिया का। उसके बाद अगर हम बात करें 2050 तक गोल है किसका, इंडिया का, कि वो लोग क्या कर सकते हैं। अब जो एमिशन है, यानी कि जो कोयले से निकलता वाला CO2, ठीक है, कार्बन एमिशन है, उसको कम कर सके, और जो है अपना जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है उसे मीट कर सके। और एक गोल है इंडिया का, एक गोल क्या है कि भाई वो अपने इकोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर रहे, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़े, साथ ही साथ एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कॉपरेशन करे, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करे, बिल्डिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो और यहाँ पे जो वेस्टफुल डाइट है उसको कम कर दिया जाए, यानी कि फूड वगैरह की बर्बादी जो है वो भी ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गोल है इंडिया का, और ये इसको अचीव करना है जल्द से जल्द। लेकिन अगर उसके साथ एक चीज़ और बोली, देखो जो ये एमिशंस है, यानी जो पॉल्यूशन है, ये सिम्टम है, नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम की जड़ नहीं है, ये प्रॉब्लम की सिम्टम है, प्रॉब्लम के लक्षण है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इन लक्षणों को ख़त्म करना पड़ेगा सभी लोगों को, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर नए नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, जिससे कि जो ये कंट्रीज़ पॉल्यूशन इतना कर रही हैं उनको कैसे टैकल आउट करा जा सकता है। ओके ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला। और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है ट्रेजिडी ऑफ कंजर्वेशन को लेकर। देखो, जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हद तक उसे नेशनल आप कह सकते हो कि हाँ, नेशनल सेंचुरीज़ वगैरह, जो नेशनल पार्क सेंचुरीज़ वगैरह डिक्लेयर कर दिया जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या करा जाए, जब इन्हें आप कह सकते हो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है इन्हें, तो बहुत सारी अगर आप करो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, इनको अगर डिक्लेयर कर दिया गया, तो फिर जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है, PVTG जिसे हम लोग कहते हैं, प्राइवेट सॉरी जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उन वो लोग कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो लोग वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे डिक्लेयर कर दिया गया बहुत सारी जगह को, और वेस्टर्न घाट्स में। तो फिर उसकी वजह से जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो अनरेस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है। उन्हें हटना पड़ेगा वहाँ से, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और ऐसा हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 इन इंडिया ये बोलता है कि जो भी इंडिजीनियस पीपल हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का हमारा हक है, उनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाए। और यहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करा जा रहा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे वो लोग रहते हैं उसको हमने नेशनल सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है, जिससे कि उन लोगों को परेशानी होगी काफ़ी ज़्यादा, जो लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो ये जो जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के अंदर ज़्यादातर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। अब यहाँ पर ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 40-50 की पॉपुलेशन है एक एक ग्रुप में। और उन ग्रुप का नाम क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि गोलीज, कुनबीज और हलकी, वकल, कारे, वकल, कुनबी और कुलवड़ी मराठी। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो जो है ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये ट्राइबल पीपल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे रहते हैं जहाँ को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे जंगलों में ये लोग रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में रहते हैं।
ठीक है। और उन जंगलों को क्या कर दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, उन्हें नेशनल पार्क बनाने की बात करी जा रही है। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बताया गया। और दूसरी चीज़ क्या रखी गई यहाँ पर कि invariably an approach adopted to isolate indigenous people from their natural habitat to protect biodiversity is the root cause of conflict। यानी कि अगर आप लोग नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया बात है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उन्हें नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप उन लोगों के ऊपर भी तो ध्यान दो जो कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है। और अगर आप लोग उनके ऊपर नहीं ध्यान देते हो तो फिर यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है उन ट्राइबल पीपल्स के बीच में और साथ ही साथ जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनके बीच में। ओके। ना अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये जो डिक्लेरेशन है वेस्टर्न घाट का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा, ये बहुत बढ़िया स्टेप है। लेकिन बहुत बढ़िया स्टेप तो है, लेकिन साथ साथ जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि वो लोग वहाँ पे फॉरेस्ट पे रह रहे हैं। ठीक है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि इसका काम क्या है, इसका काम देखो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना है, लेकिन साथ साथ जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम है। तो फिर वो हमें करना पड़ेगा। और उन लोगों को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे करेंगे, साथ ही साथ उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा बिटवीन इट्स एजेंसीज इन द एरिया एंड द पीपल। यानी कि कोई भी एजेंसीज है उस एरिया के अंदर और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट आप कह सकते हो बिल्डअप हो सकता है। और जो उनके रिलेशंस हैं, बॉन्ड्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। ओके, तो गाइज यहाँ पे होता है इसी के साथ आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट। और इसी के साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।